वेलकम बैक टू अवर चैनल नीवी एकेडमी। आई एम ज्योति एंड योर केमिस्ट्री एजुकेटर। लास्ट क्लास में ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ पीवाईक्यू हमने सोल्व किए थे। आज आगे के और पीवाईक्यू यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास। इसका फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है द नंबर ऑफ सिग्नल्स ऑब्जर्व इन द प्रोटोन डीकपल 13 कार्बन एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। यानी कि यहाँ पे हमें नंबर ऑफ सिग्नल्स को कैलकुलेट करना है 13 कार्बन एनएमआर स्पेक्ट्रम के लिए। प्रोटोन को यहाँ पे डीकपल कर दिया, यानी कि प्रोटोन की नंबर ऑफ सिग्नल यहाँ पे काउंट नहीं करने हैं। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल है। यहाँ पे देखो हमें 13 कार्बन के सिग्नल, तो सबसे पहले हमें देखना है, हमें जहाँ से सिमेट्री हमें पास होती दिखेगी वो करेंगे। ये देखो, क्या यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, दोनों साइड सेम है। इधर से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री हम पास करेंगे। अब यहाँ पे कितने होंगे फिर नंबर ऑफ सिग्नल? ये 1 हमारा, तो ये इसके सिमिलर होगा 1, ये इसके भी सिमिलर होगा 1, ये इसके सिमिलर होगा 1, एक ये होगा 2, ये इसके होगा क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इधर भी होगा ये 2, ये भी 2, ये होगा 3, 3, ये इसके 3 और ये इधर 3, 4, 4, 5, 5। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल हुए 5। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नंबर ऑफ सिग्नल 13 कार्बन एनएमआर स्पेक्ट्रम के लिए 5 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करेक्ट मैच ऑफ द कंपाउंड इन कॉलम पी विद IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इन कॉलम क्यू। यहाँ पे हमारे पास दो कॉलम दिए हैं, कॉलम पी एंड कॉलम क्यू। एक कॉलम में यानी कि कॉलम पी में हमें मॉलिक्यूल्स गिवन है और कॉलम क्यू में हमें यहाँ पे IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो इनको मैच करना है, किस मॉलिक्यूल की वो फ्रीक्वेंसी किससे मैच करेगी वो हमें देखना है। तो यहाँ पे देखो सारे के सारे हमें दिख रहे होंगे कार्बोनिल कंपाउंड है, यानी कि कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हमने सबकी फ्रीक्वेंसी लिखवाई थी, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, अमाइड, एसिड क्लोराइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सभी की यहाँ पे हमने जो फ्रीक्वेंसी की होगी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वो लिखवाई थी। तो यहाँ पे हम देख लें, सबसे पहले हमारे पास है कीटो, एस्टर और ये है अनहाइड्राइड। कीटो, एस्टर, एनहाइड्राइड। कीटोन की बताई थी यहाँ पे 17-15 सेंटीमीटर इनवर्स, बट यहाँ पे जो कीटोन है वो है साइक्लिक कीटोन, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। साइक्लिक कीटोन की होगी 1735 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में होगी। ठीक है, हम बात करें नेक्स्ट एस्टर। एस्टर की, साइक्लिक एस्टर की, देखो एस्टर की तो हो जाएगी 1750 या फिर 1735 के अप्रोक्स होगी। साइक्लिक की बात करेंगे तो साइक्लिक एस्टर की होगी यहाँ पे 1770 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, 1770 इनवर्स। तो इसकी होगी ये कीटो की हमारी 1735 से 50 के बीच में, यानी कि ये, और अनहाइड्राइड की ये होगी। बाकी आपको इसकी रेंज याद नहीं है अनहाइड्राइड की, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉन्जुगेशन तो है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कॉन्जुगेशन है बट यहाँ पे 50-50, यानी कि 50% अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बोनिल को दे रहे हैं, 50% इस कार्बोनिल को दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी इसके कंपैरिजन में कम कॉन्जुगेशन है, और कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा वहां पे फ्रीक्वेंसी कम होगी। यहाँ पे इसके कंपैरिजन में कम हुआ है तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ज्यादा होगी, तो इसलिए इसकी होगी 1865। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट डिस्प्ले फॉलोइंग डाटा इज प्रोटोन एनएमआर। प्रोटोन एनएमआर की डाटा गिवन है। ठीक है, कौन से डाटा होंगे? ये होंगे केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, और इसकी यूनिट होती है ppm। तो ये वैल्यू कहाँ पे फिट होगी तो वो हमें चेक करें। मॉलिक्यूल हमें यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले हम देखें डबलेट क्या होगा, प्रोटोन है वो डबलेट होगा और उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है 7.38। फिर से प्रोटोन हमारा डबलेट होगा और इसकी वैल्यू भी होगी 7.25। तो याद करो, एरोमेटिक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, उसकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी वो होगी 6.5 से 8.5 ppm।
तो क्या ये दोनों रेंज इसके बीच में है, यानी कि यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड है और उस एरोमेटिक कंपाउंड पर ही कोई प्रोटॉन लगे होंगे, ठीक है, और उनकी वैल्यू है ये। अब डबलेट डबलेट दे रहे हैं दोनों ये, और एक इधर है 1.29 1.29 और ये दे हैं सिंगलेट, ठीक है। अब कितने प्रोटॉन है ये तो नहीं दिए, बट यहाँ पे देखो 1.29 कहाँ पे आएगा, 0.5 से 2 ppm, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विदाउट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, विदाउट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब ये होगा CH3, ये होगा CH3 सिंगलेट देगा, यानी कि यहाँ पे हमारे पास कोई और ग्रुप लगा होगा। तो ये देखो, अच्छा यहाँ पे देखो ये जो CH3 है और ये जो CH3 है, दोनों यहाँ पे क्या देंगे, एक प्रोटॉन है तो ये डबलेट देंगे ना कि सिंगलेट, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है। इन सब में देखो ये क्या है, CH3 और CH3, इनका प्रोटॉन का जो हम स्प्लिटिंग देखते हैं, मल्टीप्लिसिटी चेक करते हैं, वो देखते हैं नेबरिंग प्रोटॉन से। अभी नेबरिंग तो ये वाला कार्बन, इस पे कोई प्रोटॉन है नहीं, तो यहाँ की इनकी ये जो 9 प्रोटॉन होंगे, इनकी स्प्लिटिंग होगी सिंगलेट, मल्टीप्लिसिटी इनकी सिंगलेट होगी, क्योंकि इसके नेबरिंग कार्बन पे कोई भी प्रोटॉन नहीं है। तो यहाँ तक तो सब में ठीक है। अब हम बात करें, हमारे पास है डबलेट और डबलेट, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास है CH3, फिर एक अलग से और आ गया, तो यहाँ पे तो हमें एक बार दिया गया है ना ये कि 1.29 होगा, तो या तो इधर होंगे या फिर इधर होंगे, एक ही जगह होंगे, 2 बार की नहीं बता रखे हमें। 2 बार की ये है कि डबलेट और डबलेट कहाँ होंगे, ये इधर है प्रोटॉन, ठीक है, यहाँ भी है और यहाँ भी। यदि हम इसकी स्प्लिटिंग की बात करेंगे तो ये इसके वजह से 1 2 3J, ये A है ये B है, HA की HB की वजह से होगी यहाँ पे डबलेट होगी। इधर ये C है D है, हम C की बात करें तो 1 2 3J C की बात करेंगे D पर, तो ये भी कितना होगा, डबलेट। जैसे ही HD की बात करेंगे तो HC की वजह से डबलेट, और HB भी क्या देगा, डबलेट देगा, तो ये क्या देंगे, डबलेट और डबलेट देंगे, ठीक है। क्लियर यहाँ तक सबको? तो ये हमारा आंसर होगा फर्स्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे तो देखो हमारे पास क्या है, एक है, तो ये क्या देगा, डबलेट देगा, ये देगा फिर सिंगलेट, ये देगा सिंगलेट, और हमें ये नहीं बताया गया है। यहाँ पे हमारे पास 3 प्रोटॉन है, तो ये तो हमें देगा डबलेट, ये भी हमें डबलेट देगा, बट ये देगा डबल डबलेट, ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और किसकी बात कर रहे थे हम, बस यही थे, ये नहीं होगा हमारा आंसर। इसके हमने पहले बता दी, एक तो यहाँ पे हाइड्रोजन, दूसरा यहाँ पे क्या है CH2, 2 प्रोटॉन और हैं जो यहाँ पे क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ है, बट ये sp3 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 से 5 ppm के बीच में होती, यदि ये वाले प्रोटॉन होते तो आंसर होगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सिग्नल्स ऑब्जर्व इन द 13 कार्बन NMR स्पेक्ट्रम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। हमें एक कंपाउंड गिवन है और नंबर ऑफ सिग्नल हमें कैलकुलेट करने हैं 13 कार्बन के कैलकुलेट करेंगे। देखो इसमें आपको यदि कंफ्यूजन हो तो आप इस टाइप का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 मेंबर है, और यहां पे है डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5, सॉरी ये नहीं है, 5 6, ठीक है, ये भी कितना हुई 6 मेंबर की, तो 1 2 3 4 5 6 ये होगी, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 ये होगी हमारी 1 2 3 4 5 6। अब ये 3 और 6 पे होंगे ये, और ये होगा यहाँ पे। तो यहाँ से आप यदि सिमेट्री पास कराएंगे तो क्या आपको दिख रही है कि यहाँ पे सिमेट्री पास हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे कोई सिमेट्री आपको नहीं दिखेगी। तो अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ सिग्नल कैलकुलेट करने हैं, तो कितने होंगे, 1 2 3
4 5 6 7 8। यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल होंगे 8। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ रिलेटिव रेट ऑफ साइक्लाइजेशन ऑफ फॉलोइंग ब्रोमो कार्बोक्सिलेट्स टू जनरेट कोरिस्पोंडिंग लैक्टोन इज। लैक्टोन की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे कैसे होगी, देखो सभी में होगी लैक्टोन की फॉर्मेशन तो ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमने जीओसी में एनजीपी का रूल देखा था। एनजीपी बाय लोन पेयर भी हो सकते हैं और हमारे जो पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू भी हो सकते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन के थ्रू भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे और इधर से ब्रोमीन बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें रिंग मिलेगी वो होगी 1 2 3 4, 4 मेंबर रिंग होगी, ये होगी। यहाँ हम बात करें वही एनजीपी वाला रूल लगेगा, यहाँ पे भी ब्रोमीन यहाँ से बाहर जाएगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा 1 2 3 4 5, यहाँ होगी 5 मेंबर रिंग, ये होगी 5 मेंबर रिंग। इधर ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा, ब्रोमीन यहाँ से बाहर जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये होगी 6 मेंबर रिंग इस टाइप की। तो हमें बताना है इनकी रिलेटिव रेट के बारे में बात करनी है। रिलेटिव रेट किसका ज्यादा होगा, तो यहाँ पे हम बाल्विन रूल्स का यूज करें। अकॉर्डिंग टू बाल्विन्स रूल, सबसे ज्यादा स्टेबल कितने मेंबर की रिंग होगी, 5 मेंबर की। 5 मेंबर रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, उसके बाद 6 मेंबर, देन 3 4, ठीक है, ये होंगी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल होगी 5 वाली, यानी कि सेकंड, देन 6 वाली और सबसे लास्ट में 4th वाली। तो सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये हमें यहाँ से क्या करना, एनजीपी का रूल लगाना है और हमें ये रिंग मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द आईआर स्पेक्ट्रम ऑफ पैरा नाइट्रोफिनाइल एसीटेट द कार्बोनिल अब्जॉर्प्शन बैंड अपीयर्स एट। ठीक है, हमें बताना है यहाँ पे कार्बोनिल अब्जॉर्प्शन बैंड, यानी कि फ्रीक्वेंसी हमें बतानी है। देखो सबसे पहले हम बात करें क्या है, ये पैरा नाइट्रो फिनाइल, ये फिनाइल हो गया, फिनाइल के पैरा पोजीशन पे है नाइट्रो, यहाँ पे क्या होगा फिर एसीटेट, ओ सी डबल बॉन्डेड ओ CH3। तो इसको ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू हमको अब बार बार बताई जा रही है, कितनी है 1770 सेंटीमीटर इनवर्स, बार बार आ रही है ये वैल्यू। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर डी, आंसर होगा डी। देखो अभी ये साइक्लिक में नहीं है, ये बाहर लगा हुआ है, रिंग के बाहर है, तो इसकी वैल्यू वैसे तो होगी 1735 से 1750 सेंटीमीटर के अप्रोक्स, बट यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसकी वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, वो यहीं तक चली जाएगी। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द मोलिकुलर फॉर्मूला, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला है C10H14 एग्जिबिटेड टू सिंगलेट इन प्रोटोन NMR। प्रोटोन NMR के तो यहाँ पे 2 सिंगलेट है और 3 सिग्नल्स होंगे यहाँ पे 13 कार्बन NMR के। प्रोटोन के 2 सिंगलेट है और 13 कार्बन के यहाँ पे 3 सिग्नल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा वो मोलिक्यूल होगा वो हमें चेक करना है। सबसे पहले इसकी DBE की बात करें हम, DBE होगा कार्बन 10 माइनस मोनोवैलेंसी वाले एलिमेंट होंगे यहाँ पे 14/2 + 1 7, 10 - 7 3 + 1 4, 4 का मतलब यानी कि यहाँ पे कोई एरोमेटिक कंपाउंड होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा, तो ये हमने बना दिया एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट हमने क्या बात की है, यहाँ पे प्रोटोन तो यहाँ पे देगा 2 सिंगलेट, यानी कि यहाँ पे 2 प्रोटोन होंगे जो क्या देंगे, सिंगलेट देंगे। ठीक है, तो यानी कि जिस कार्बन पर प्रोटोन लगे होंगे उससे नेक्स्ट यानी कि उसके जो नेबरिंग कार्बन होगा वहां पे कोई प्रोटोन नहीं होगा, इसीलिए जो उनकी मल्टीप्लिसिटी होगी वो सिंगलेट आएगी। यदि एक भी प्रोटोन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डबलेट हो जाएगा। तो इसलिए जिस कार्बन पे प्रोटोन लगे हैं उससे नेक्स्ट यानी कि नेबरिंग कार्बन होंगे वहां पे कोई प्रोटोन नहीं होगा। तो ऐसा हमें देखना है
2 पॉइंट कार्बन के जहां पे प्रोटॉन लगे हैं। यहाँ पे हम बात करें, प्रोटॉन तो है और ये कैसे है, सिंगलेट भी है, क्योंकि इसके नेबरिंग तो ये है और इसके नेबरिंग ये है, तो यहाँ पे सिंगलेट सिंगलेट देंगे। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे भी सिंगलेट सिंगलेट देंगे, इनके बराबर में कोई नहीं है। अब यहाँ पे देखो, ये जो प्रोटॉन है 1 2 3 3J H A, मान लीजिए ए की बात करें हम, AHB के साथ वो देगा डबलेट, वैसे ही BHA के साथ क्या देगा, डबलेट। बट हमें बात करें यहाँ पे सिंगलेट की, तो ये वाला तो होगा नहीं। नेक्स्ट हम बात करें, ये क्या देंगे एक दूसरे के साथ है डबलेट, और ये भी क्या देंगे डबलेट। बट यहाँ पे कार्बन प्रोटॉन भी कितने हैं, 4 प्रोटॉन है। वहाँ बात करें हम 2 सिंगलेट की, यहाँ पे 4 हमें डबलेट, यानी कि 2 प्रोटॉन ये डबलेट देंगे और 2 प्रोटॉन ये डबलेट देंगे। क्लियर है? तो ये वाला भी आंसर है नहीं होगा। अब ये 2 रहे, तो प्रोटॉन वाली कंडीशन तो दोनों में फुलफिल हो रही है। नेक्स्ट हमें बात करनी है कार्बन की। कार्बन क्या कह रहा है, यहाँ पे 3 सिग्नल्स होंगे, 3 सिग्नल्स होंगे। तो यहाँ पे हम बात करें CH3 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 और CH3, नंबर ऑफ सिग्नल यहाँ पे कितने होंगे वो हमें देखने हैं। CH3 ग्रुप है एक तो, ठीक है, दूसरा यहाँ पे CH ग्रुप है, CH ये वाला, ठीक है, और एक हमारे ये होंगे C, जिस पर एक भी प्रोटॉन नहीं लगे हुए हैं, वो वाला ग्रुप। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी CH3 है, CH3 और CH3, दूसरा यहाँ पे CH ग्रुप है, और एक कार्बन टेट्रा क्वाटरनरी कार्बन होगा जिसपे एक भी प्रोटॉन नहीं लगा हुआ है। इधर भी यही है, CH3 ग्रुप है, CH ग्रुप है और क्वाटरनरी कार्बन है जिस पर एक भी प्रोटॉन हमारा यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। तो दोनों में यहाँ पे क्या है, 3 ग्रुप लगे हुए हैं, डिफरेंट ग्रुप। अब हमें बात करनी है नंबर ऑफ सिग्नल 3 कौन सा देगा, ग्रुप तो 3 लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देखो, यदि हम बात करवाएं यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री पास की, प्लेन ऑफ सिमेट्री पास की, तो ठीक है, ये कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल और इसके इक्वल, चारों मिलके एक ही सिग्नल देंगे। क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करवाएंगे तो इस चारों के जो इक्विवेलेंट होगा, केमिकल इक्विवेलेंट क्या होगा, सेम होगा। ये होंगे केमिकल इक्विवेलेंट कार्बन। हम कार्बन की बात कर रहे हैं, सेम सिग्नल देंगे, इन्वायरमेंट सेम है इनका। बट यहाँ पे देखो, हमने प्लेन पास करवा दिया, ये और ये तो इक्वल हो गए। अब इधर से हम प्लेन पास करवाएं मान लीजिए, तो ये इसके नीचे कोई नहीं है, इसके नीचे भी कोई नहीं है, हाँ इनका और इनका सेम हो जाएगा, ठीक है, इसका और इसका। बट यहाँ पे CH3 ग्रुप ने 2 सिग्नल दे दिए, एक तो इनकी वजह से और एक इनकी वजह से। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 2 नंबर ऑफ सिग्नल, तो यहीं से आ जाएंगे, बाकी CH से भी आएगा और हमारा C से भी, जो क्वार्टरी कार्बन होगा उससे भी, ठीक है, और एक इनसे आ जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल होंगे 4, बट बात करें हम नंबर ऑफ सिग्नल कितने, 3 की, तो आंसर होगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट मैच ऑफ द प्रोटॉन NMR केमिकल शिफ्ट ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज। ये हमें कुछ कंपाउंड गिवन है, अब इनमें से हमें बताना है ये केमिकल शिफ्ट की वैल्यू मैच करनी है कि किसकी सबसे ज्यादा है या फिर कितनी है, हमें वो ऑर्डर अरेंज करना है इनकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू का। तो सबसे पहले तो देखो कितने मेंबर की रिंग है, 5 6 7, ये 5 मेंबर रिंग है, ये 6 मेंबर रिंग है और ये है 7 मेंबर रिंग। अब हम बात करेंगे फर्स्ट कंपाउंड की, तो ये होगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो यहाँ पे क्या होगा, मोर शिल्डिंग होगा, मोर शिल्डिंग इफेक्ट दिखेगा।
जितना ज़्यादा शील्डिंग यानी कि उतनी ही डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे कम होगी, क्योंकि हमारे पास एक पैरामीटर होता है जहाँ पे 0 से हम 10 तक लेके जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। पीपीएम में होती है ये रेंज। इधर होगा हमारा शील्डिंग और इधर होता है डी शील्डिंग, यानी कि जितना ज़्यादा शील्डिंग उतनी वैल्यू किधर जाएगी, कम के साइड जाएगी। तो यहाँ पे डेल की वैल्यू होगी वो डिक्रीज होगी। डिक्रीज क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी नेगेटिव चार्ज होने की वजह से, जिसकी वजह से यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा और उसके कारण हमारे यहाँ डेल्टा की वैल्यू कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है बेंजीन। अब यहाँ पे चार्ज तो है नहीं, न्यूट्रल है। न्यूट्रल है तो यहाँ पे क्या होगा, डी शील्डिंग इफेक्ट होगा। इसके कंपैरिजन में तो डी शील्डिंग की तरफ ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही थी, बट यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी से नेगेटिव चार्ज वाले में थी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी और ये डी शील्डिंग हो जाएगा। और आगे जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई, यहाँ पे कम हुई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुई पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से, इसीलिए यहाँ पे डी शील्डिंग और भी ज़्यादा हो जाएगा, डी शील्डिंग इफेक्ट और ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और ये डी शील्डिंग इफेक्ट इधर ही ज्यादा क्यों हो रहा है, यदि आपको इस चार्ट से समझ नहीं आ रहा तो देखो रिंग का साइज इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, रिंग स्ट्रेन एंड रिंग करंट इंक्रीज होंगे, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा वैल्यू है थर्ड वाले कंपाउंड की। तो यहाँ पे देखो थर्ड वाले में सबसे ज्यादा, पहले तो देखो सबसे ज्यादा वैल्यू एक तो 9.2 है, एक है 7.2 है, एक 5.4। अच्छा, फर्स्ट वाली है ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक कंपाउंड विद मोलिकुलर फॉर्मूला, ये कंपाउंड है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला है C4H6O2 शोज व्हेन एट 1770 सेंटीमीटर इनवर्स इन IR स्पेक्ट्रम एंड पीक एट 178, 68, 28, 22 ppm in 13 carbon NMR spectrum. The correct structure of the compound is। सबसे पहले मोलिकुलर फॉर्मूला देखते हैं, हमें डीबी कैलकुलेट करनी है। डीबी कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे देखो 4 - 6/2 + 1 3, तो यहाँ पे 1 + 1 यानी कि 2, DBE 2 होगा। या तो यहाँ पे कोई एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, यदि या फिर यहाँ पे कोई एक डबल बॉन्ड या फिर रिंग हो सकता है, 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, 2 रिंग हो सकते हैं, इस टाइप से हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले डीबी चेक कर लेते हैं। एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक रिंग है, यानी कि डीबी तो 2 है, सही है। यहाँ पे एक रिंग एक डबल बॉन्ड, एक यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड एक रिंग, यानी कि DBE तो चारों मॉलिक्यूल में ही सही है। अब नेक्स्ट हमारे पास है 1770 सेंटीमीटर इनवर्स। ये वैल्यू किसकी है, ये हमने काफी बार देख ली, साइक्लिक एस्टर की है। ये वैल्यू होगी साइक्लिक एस्टर की, ठीक है। अब यहाँ पे एस्टर तो हमें दिख रहा है, ठीक है, बट ये साइक्लिक नहीं, ए साइक्लिक है। वैसे ए साइक्लिक की वैल्यू होगी 1735 के अराउंड, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी है साथ में, क्या है, कॉन्जुगेशन भी है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी थोड़ी और कम हो जाएगी, 1735 से भी कम हो जाएगी, बट वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1770, यानी कि यहाँ पे साइक्लिक एस्टर प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे ये तो साइक्लिक एस्टर है नहीं, इन दोनों की बात करें हम तो इनमें से करेक्ट कौन सा होगा, ये हमें डेल्टा की वैल्यू गिवन है, वो भी 13 कार्बन की। अब ये वैल्यू कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेंगी, देखो 20, 40, 40 से 80, 80 से 110, 110 से 140, 140 से 220। ये sp3 विदाउट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, sp3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ, और वैल्यू कहाँ पे है, एक तो इसमें हमारी लाइक रहेगी 22, एक होगा इसमें 68, अच्छा 28 भी यहीं पे होगी, और एक है 178 यानी कि इधर, और ये होती है हमारी एरोमेटिक, ठीक है, sp2 कार्बन या फिर कार्बोनिल की, या फिर जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे उनकी वैल्यू होगी ये डेल्टा की। क्लियर है?
तो ये दोनों हमारे काम की है नहीं। 80-110 ये होती है हमारी sp कार्बन के लिए, और 110 और 140 ये होती है हमारी sp2 कार्बन ओलिफिनिक के लिए। क्लियर? तो हमें इन 3 वैल्यू की बात करनी है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब इनमें सबसे पहले हमारे पास है 22 और 28। 22 और 28 यानी कि वो कार्बन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ नहीं जुड़े हुए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ नहीं जुड़े, और वो कैसे होंगे? sp3 हाइब्रिडाइज होंगे। तो यहाँ पे देखो ये है CH2 और CH2, sp3 है, ये भी sp3 है, ठीक है। बट ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। देखो कार्बोनिल के साथ ये भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, बट ये डायरेक्ट हमारा किसके साथ जुड़ा हुआ है? इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ। इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ा होगा तो इसकी वैल्यू होगी 40 और 80 के अप्रोक्स, ठीक है। तो ये एक तो मान लीजिए ये हमारे फुलफिल कर देगा इस कंडीशन को, एक इधर की कंडीशन को फुलफिल कर देगा। मान लीजिए 28 की कर दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या है? साथ में कार्बोनिल है। तो दूसरा ये 22, यानी कि कोई ऐसा एक कार्बन और होना चाहिए जो क्या करेगा यहाँ पे? अच्छा 1 2 3, यहाँ पे तो कार्बन ही कितने हैं? 3, और ये कार्बन कितने हैं? 4। ये तो होगा ही नहीं हमारा आंसर, तो आंसर होगा ये वाला। क्लियर है? एक तो यहाँ पे 1 2 3 4 C4 है, ऑक्सीजन 1 2 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन होंगे 2 4 6, ये वाला सही है। एस्टर है, साइक्लिक एस्टर है, 1770 सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पे क्या होगा? CH2 CH2 CH2। ये तो हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 68, इसकी हो जाएगी 28, और ये होगा 22 ppm, यानी कि आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, द मास ऑफ मेटास्टेबल आयन प्रोड्यूस ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ F1 कैटायन इन द फॉलोइंग मास फ्रेगमेंटेशन सीक्वेंस इज। देखो यहाँ पे हमारे पास है डाई इथाइल थैलेट, ठीक है, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है M पॉजिटिव से, और जिसका मास होगा एटॉमिक मास 222, यानी कि 222, और ये हमारे पास है F1 प्लस, जिसका मास होगा 177। F1 प्लस इसका हमने फर्दर से क्या करवाया है? फ्रेगमेंटेशन करवाया है। फ्रेगमेंटेशन करवाने के बाद हमें मिला है F2 पॉजिटिव, और उसके साथ मिला है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पे देखो कि मेटास्टेबल आयन कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? मेटास्टेबल आयन पीक्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे M से, ठीक है, और इसका फॉर्मूला होगा M2²/M1। ये इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला ये कहाँ से आएगा? तो हमारे पास कोई जो F1 पॉजिटिव है, मान लीजिए हमारे पास है ये, ठीक है, आयन A पॉजिटिव, जिसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है F1 कैटायन से, यही होगा, जिसका मास होगा M1। इसको हम फ्रेगमेंट करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा B, यहाँ कैटायन हटा दीजिए, हमें वैसे मान के चल रहे हैं तो ये क्या होगा? B है, और यहाँ पे हमें B की फॉर्म में क्या मिल रहा है? F2 कैटायन, ये मिल रहा है। साथ में कोई न्यूट्रल स्पीशीज भी हमें मिलेगा, न्यूट्रल स्पीशीज यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि हमारे पास A है, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे माना F1 कैटायन, इसको हम फ्रेगमेंट करवाएंगे, हमें मिलेगा B, जिसको हमने रिप्रेजेंट कर रखा है यहाँ पे F2 कैटायन से, साथ में कोई न्यूट्रल स्पीशीज मिलेगा। अब इसका ये M1 है, ये हो जाएगा M2। इसका जो हम मास कैलकुलेट करेंगे वो होगा M2, इसका जो मास गिवन है M1 जो है 177। जो न्यूट्रल स्पीशीज है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका मास होगा कार्बन का 12, ऑक्सीजन का होगा 16, यानी कि 28, यही होगा। M2 का हम कैलकुलेट कर लेंगे, M2 हो जाएगा यहाँ पे M1 माइनस न्यूट्रल स्पीशीज, M1 यहाँ पे 177 28, ये हो जाएगा 941, तो M2 यहाँ पे आया 149। अब इनकी वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे M2 का स्क्वायर, यानी कि 149 का स्क्वायर अपॉन M1, यानी कि 177। इसको आप खुद से सोल्व कर लेना कैलकुलेशन को, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है मेटास्टेबल आयन पिक्स का, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द कंपाउंड दैट एग्जिबिट शार्प बैंड एट 3300 and 2150 सेंटीमीटर इनवर्स इन द IR स्पेक्ट्रम इज। तो ये हमें कुछ कंपाउंड गिवन है और हमें बताने हैं कि इनमें से कौन सा वो कंपाउंड होगा जो इस पॉइंट पे हमें पीक देगा, बैंड देगा, ठीक है, शार्प बैंड देगा। तो 1 ब्यूटाइन की हम बात करें, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। नेक्स्ट होगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। ब्यूटायरोनाइट्रिल CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। ब्यूटाइल अमीन CH3 CH2 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 NH2। ठीक है, ये वो कंपाउंड है। तो यहाँ पे देखो कौन सी वो पीक होंगी, और ये किसकी है, ये कार्बन की है। जो ये हमें फ्रीक्वेंसी मिल रही है किसकी होती है, कार्बन की। अब यहाँ पे देखो, कार्बन की नहीं सॉरी, IR फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पे हमारे पास है 3300 और एक है 2150, ये दो वैल्यू है। तो इनमें ध्यान से देखो, आपको ये वैल्यू कहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे टर्मिनल वाले जो हमारा टर्मिनल वाला कार्बन पे प्रोटॉन लगा है, CH स्ट्रेचिंग, इसकी वैल्यू हमने बताई थी 2150 सेंटीमीटर, 2150 के अप्रोक्स होगी। तो इसकी होगी, और 33 सेंटीमीटर ये होगी कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की फ्रीक्वेंसी 3300 सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करें, द प्रोटोन एनेमा स्पेक्ट्रम ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड डाइक्लोरोमीथेन। एसीटोन CH3 C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन CH3, डाइक्लोरोमीथेन ये होगा हमारे पास CH2 Cl2। इन CdCl3 सॉल्यूशन एग्जिबिट 2 सिंगलेट, कितने मिलेंगे हमें, 2 सिंगलेट मिलेंगे, और जो इनका इंटेंसिटी रेशियो होगा वो होगा 1:1, और हमें इनका मोलर रेशियो कैलकुलेट करना है इन दोनों का। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोटॉन NMR की बात कर रखी है। प्रोटॉन यहाँ पे कितने हैं, 6 प्रोटॉन है, और हमें क्या देंगे, एक ही सिंगलेट, सिग्नल एक ही देगा जो होगा सिंगलेट। यहाँ पे हमारे पास है 2 प्रोटॉन, और ये 2 प्रोटॉन होंगे, ये भी हमें एक ही सिग्नल देंगे जो होगा सिंगलेट। दोनों सिंगलेट और सिंगलेट ही देंगे, ठीक है। हमें एसीटोन और डाइक्लोरोमीथेन का रेशियो निकालना है। एसीटोन हमारे पास है 6H और डाइक्लोरो है 2H। दोनों की इंटेंसिटी है 1:1, क्योंकि ये भी सिंगलेट दे रहा है और ये भी सिंगलेट दे रहा है। सिंगलेट यानी कि 1:1 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ए में एसीटोन से डाइक्लोरो एसीटोन, तो ये किधर जाएगा, इधर 2/6 यानी कि 1/3, रेशियो हो जाएगा 1:3। आंसर होगा बी, आंसर होगा बी। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ सिग्नल्स इन द 13 कार्बन, ये क्या है, प्रोटॉन डीकपल एनेमा स्पेक्ट्रम ऑफ R4 मिथाइल पेंटेन 2 ओल। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, पेंटेन 1 2 3 4 5, 2 ओल सेकेंड पोजीशन पे OH है, 4 पे मिथाइल है, CH3 है, और यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री बता रखी है कि R होगी। R स्टीरियो केमिस्ट्री यानी कि जो रोटेशन होगा वो होगा क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। अब यहाँ पे है CH3 CH CH2 CH और यहाँ पे है CH3। अब हमें बात करनी है जो OH और H है, OH और H है, ये अबोव द प्लेन होगा या फिर बिलो द प्लेन होगा, वो हमें देखना है। तो यहाँ पे हमें पहले स्टीरियो केमिस्ट्री देखते हैं कि R होनी चाहिए 1 2 3 4, यही होगा। यदि हमारी ये H मान लीजिए बिलो द प्लेन है, यदि ये बिलो द प्लेन है तो हमारा जो रोटेशन होगा वो होगा इस टाइप से, ठीक है, 1 2 3, यही होगा 1 2 3। और ये कैसा हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन, यानी कि ये कैसी होगी, यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री R होगी। तो ये बिल्कुल सही है,
H हमारा यहाँ पे बिलो द प्लेन होगा, OH यहाँ पे अबोव द प्लेन होगा। और हमें नंबर ऑफ सिग्नल बताने हैं कार्बन के, ना कि प्रोटॉन के। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल होंगे, ये वाला जो कार्बन है इस पे एक तो OH ग्रुप लगा हुआ है, दूसरा यहाँ पे H मिथाइल, और ये वाला पूरा ग्रुप, यानी कि चारों ग्रुप यहाँ पे डिफरेंट है। ये होगा कायरल कार्बन। कायरल कार्बन से नेक्स्ट वाले कार्बन जो भी होंगे वो हमें डिफरेंट क्या देंगे, सिग्नल देंगे। तो ये जो CH3 और CH3 है इस कार्बन पे, CH3 और CH3 ये होंगे डायस्टीरियोटोपिक कार्बन, यानी कि इनके सिग्नल होंगे वो डिफरेंट होंगे, नॉन इक्विवेलेंट होंगे ये। तो एक तो ये देगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल होंगे 6, आंसर होगा डी। ठीक है, ये दोनों कार्बन होंगे डायस्टीरियोटोपिक कार्बन, डिफरेंट सिग्नल देंगे क्योंकि ये है केमिकल नॉन इक्विवेलेंट कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 कार्बन NMR स्पेक्ट्रम ऑफ DMSO, DMSO डाई मिथाइल सल्फोनाइल ऑक्साइड। डी यानी कि प्रोटॉन की जगह यहाँ पे होगा ड्यूटेरियम। गिव द सिग्नल एट, सिग्नल देगा ये 3.97 ppm पे। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाए, डाई मिथाइल सल्फोनाइल ऑक्साइड, और मिथाइल यहाँ पे प्रोटॉन की जगह क्या है, ड्यूटेरियम। तो यहाँ पे हम बना देंगे डी, ये होगा ड्यूटेरियम। हमें यहाँ पे क्या करना है, सिग्नल कैलकुलेट करने हैं। तो देखो यहाँ पे 2Ni प्लस 1, 2Ni प्लस 1, I 1 होगा ड्यूटेरियम के लिए। तो 2 इंटू कितने हैं यहाँ पे 3 और 3, ठीक है। तो ये क्या होंगे, दोनों का जो नेचर होगा वो होगा सेम, ये होंगे केमिकल इक्विवेलेंट, यानी कि सेम सिग्नल देंगे। तो n की वैल्यू होगी यहाँ पे 3 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 7 यानी कि सेप्टेड, आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ सिग्नल्स प्रेजेंट इन द प्रोटॉन डिकपल 13 कार्बन NMR स्पेक्ट्रम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। 13 कार्बन NMR के हमें नंबर ऑफ सिग्नल बताने हैं। यहाँ पे प्रोटॉन को डिकपल्ड किया गया, यानी कि प्रोटॉन के सिग्नल को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यदि हम सबसे पहले बात करेंगे सिमेट्री की, क्या यहाँ में इस मॉलिक्यूल में कोई सिमेट्री पास हो रही है, तो यहाँ से हम बात करें तो क्या ये सिमेट्री है, इधर क्या ब्रोमीन है, बिल्कुल नहीं, इसके इधर ब्रोमीन है, इसके इधर नहीं, इसके इधर नहीं है, यानी कि यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास नहीं होगी। अब यहाँ से हम बात करें तो यहाँ देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल हम कैलकुलेट करेंगे, कितने होंगे 1 1, ठीक है, 2 2। अब 1 और 1 ये सेम नहीं होंगे क्योंकि ये वाली जो सिमेट्री है वो नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये वाली है। तो ये 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 और 8। अब ये इक्वल नहीं करेंगे क्योंकि ये वाली सिमेट्री यहाँ पे नहीं है। तो टोटल कितने हुए नंबर सिग्नल, 8 हुए कार्बन के, आंसर होगा सी, ठीक है। सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड विच शोज IR फ्रीक्वेंसी एट बोथ 33 14 एंड 21 26 सेंटीमीटर इनवर्स। अभी आया था ये वाला क्वेश्चन, तो किसकी थी ये, बाकी हम यहाँ पे देख लेंगे। ये हमने बताया था कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की है, और ये थी CH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये जहाँ भी आपको दिखे ये रहा और ये रही, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट, प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम ऑफ ए मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड एसिटोनाइट्रिल। ये बेंजीन है, एसिटोनाइट्रिल CH3C ट्रिपल बॉन्ड एंड शोज 2 सिंगलेट, दोनों क्या दिखाएंगे, सिंगलेट दिखाएंगे ऑफ इक्वल इंटीग्रेशन। इनका जो इंटेंसिटी होगी, पास्कल इंटीग्रेशन रेशियो होगा वो इक्वल होगा 1:1 होगा। मोलर रेशियो हमें कैलकुलेट करना है बेंजीन और एसिटोनाइट्रिल का।
तो यहाँ पे कितने प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन है। और 6 प्रोटॉन कैसे होंगे? यहाँ पे केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे, सेम सिग्नल देंगे, यानी कि सारे के सारे सिंगलेट। यहाँ पे 3 प्रोटॉन है, ये भी केमिकल इक्विवेलेंट होंगे और ये देंगे सिंगलेट। दोनों ही सिंगलेट और सिंगलेट है, सेम इंटेंसिटी होगी इनकी 1:1। हमें इनका मोलर रेशियो बताना है। मोलर रेशियो है बेंजीन अपॉन एसिटोनाइट्रेट। तो यहाँ पे बेंजीन के कितने हैं? 6 प्रोटॉन, एसिटोनाइट्रोल के हैं 3। अब ये हमें बेंजीन ये इधर लेके आए ए, तो ये किधर जाएगा? इधर जाएगा। तो 3/6 यानी कि 1:2। 1:2 यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन UV visible absorption spectrum of an alpha beta unsaturated carbonyl compound with increasing solvent polarity। यदि हम बात करें UV विजिबल अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, तो वहां पे जो सोलवेंट होगा वो इंटरफेयर नहीं करेगा इनके बॉन्ड में। जो इनकी बैंड आएगी हमारी UV विजिबल अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की वजह से, तो वहां पे, और वो भी किसकी? मान लीजिए ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड का हम बैंड देख रहे हैं, तो वहां पे जो सोलवेंट होगा वो जनरली इंटरफेयर नहीं करता, वो खुद की अपना कोई बैंड नहीं दिखाएगा। बट यहाँ पे क्या है? सोलवेंट पोलरिटी। अब सोलवेंट भी तो 2 टाइप के होंगे, इसको थोड़ा अच्छे से करते हैं। सोलवेंट एक तो होगा पोलर, एक होगा नॉन पोलर। यदि हम बात करें पोलर, पोलर में हमने ले लिया वाटर, और नॉन पोलर में हमने ले लिया CCl4, या फिर हम ले सकते हैं हेक्सेन, या फिर हम ले सकते हैं बेंजीन, कोई भी एक ले सकते हैं। सारे के सारे क्या है? ये नॉन पोलर है। अब नॉन पोलर होंगे, ये इंटरेक्शन नहीं दिखाएंगे इसे कंपाउंड के साथ, डू नॉट इंटरफेयर, ये इंटरफेयर नहीं करेंगे यहाँ पे। बट यहाँ पे पोलर, पोलर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे देखो जो पूरा मॉलिक्यूल होगा वहां पे जो 2 एलिमेंट होंगे वो क्या होने चाहिए? डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव के होने चाहिए, तभी वो पोलर मॉलिक्यूल होगा। कि वहां पे 2 एलिमेंट होंगे उनका डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तभी वहां पे पोलर दिखेगा। जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उधर इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट हो जाएंगे। तो यह H2O है हमारा, ये होगा। अब ऑक्सीजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव किधर शिफ्ट होगी? ऑक्सीजन की तरफ, तो ये होगा हमारा पोलर मॉलिक्यूल। बट वहां पे आप देखेंगे तो वहां पे आपको कोई भी वो पोलैरिटी देखने को नहीं मिलेगी। अब हम बात करें पोलर मॉलिक्यूल में क्या होगी? पोलैरिटी होगी, और पोलैरिटी डिपेंड करती है डाइपोल मोमेंट पे। पोलैरिटी डिपेंड होगी डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे म्यू से, जो इक्वल होगा Q इंटू डी, Q इंटू डी। अब डी यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस होगी। अब जो म्यू होगी ये डिपेंड करेगी इससे डिस्टेंस पे, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। अब हम बात करें यहाँ पे n से पाई स्टार, या अच्छा इसको भी छोड़ो, देखो हमारे पास है जो ट्रांजिशन होंगी वो ये होती हैं नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार, पाई से पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार, और सिग्मा से सिग्मा स्टार। ये 4 टाइप की ट्रांजिशन होती हैं, जिसमें से हम बात करेंगे इनकी। ये यहाँ पे काउंट हम नहीं करेंगे, ठीक है? नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार और सिग्मा से सिग्मा स्टार, क्योंकि इनकी एनर्जी ज्यादा होने की वजह से इनको हम यहाँ पे नहीं लेंगे। हम बात करेंगे नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार और पाई से पाई स्टार। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें, हमने यहाँ पे क्या लिया है? पोलर में हमने वाटर ले लिया, और इधर मान लीजिए हमने ले लिया हेक्सेन, ये लिया हमने हेक्सेन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग से जाएगा पाई स्टार में। ये हमने लिया हेक्सेन, यानी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन बॉन्डिंग, और ये होगा पाई स्टार। ये होगा हमारे यहाँ पे वाटर, यानी कि पोलर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे जो ये एनर्जी डिफरेंस होगा वो किसका ज्यादा है? एनर्जी डिफरेंस किसका ज्यादा है? वाटर का। एनर्जी डिफरेंस वाटर का ज्यादा होगा, और एनर्जी क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। देखो एनर्जी होती है H न्यू E इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा, यानी कि एनर्जी इंक्रीज होगी तो लैम्डा यहाँ पे डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे वाटर की लैम्डा यहाँ पे क्या होगी? डिक्रीज होगी, हेक्सेन की ज्यादा होगी। क्लियर है?
तो यहाँ पे हम बात करें हैं पोलर की, ठीक है, ना कि नॉन पोलर की। तो यहाँ पे पोलर वाले मॉलिक्यूल की तो वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब वेवलेंथ जिसकी कम होगी वो कैसा होता है, वेवलेंथ डिक्रीज होगी, वो होगा हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट देगा हमें, लिया है, जिसकी वेवलेंथ है डिक्रीज वो देगा हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, यानी कि नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार में होगी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। अब हम बात करें पाई से पाई स्टार, पाई से पाई स्टार में, ये पाई से पाई स्टार, ये वाटर की अब की बार, तो वाटर की एनर्जी अब की बार कम होगी हेक्सेन के कंपैरिजन में, इसकी कम होगी। अब इसकी एनर्जी कम है तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। और वेवलेंथ ज्यादा यानी कि कौन सी शिफ्ट, बेथोक्रोमिक शिफ्ट, बेथोक्रोमिक शिफ्ट। तो पाई से पाई स्टार यहाँ पे बेथोक्रोमिक शिफ्ट दिखाएगा। अब नॉन पोलर यहाँ पे कोई इंटरफेयर नहीं दिखाता, बट पोलर मॉलिक्यूल क्या दिखाएगा, इंटरेक्शन दिखाएगा, शो इंटरेक्शन, या फिर हम कहें इंटरेक्शन टेक प्लेस, ठीक है। अब इंटरेक्शन कैसे दिखाएगा, हमारे पास है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड CH3CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH CH3, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये तो है कंपाउंड, इसका हमें सोलवेंट के साथ इंटरेक्शन दिखा रहे हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे है पोलर मॉलिक्यूल। यदि इस कंपाउंड के साथ नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता, नॉन पोलर सोलवेंट होता, तो उसका कोई इंटरेक्शन नहीं होता, वो कोई इंटरफेयर नहीं करता इसके साथ। बट यहाँ पे है पोलर मॉलिक्यूल, पोलर सोलवेंट। अब पोलर सोलवेंट है तो वो क्या करेगा, इसके साथ इंटरेक्शन दिखाएगा। और इंटरेक्शन कैसे दिखाएगा, हमारे पास है वाटर, तो यहाँ पे होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इंटरेक्शन हो रहा है, यानी कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स का यदि इंटरेक्शन होता है पोलर सोलवेंट के साथ तो वहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यानी कि वहां पे इनके बीच में क्या हुआ, इंटरेक्शन हो रहा है। ये खुद का भी क्या दिखाएगा, एक पीक दिखाएगा। और नॉन पोलर होता तो वो इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता। क्लियर यहां तक सबको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात की है नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार तो होगा हिप्सो, और पाई से पाई स्टार होगा बेथो। ये हमारे पास नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार हिप्सो और पाई से पाई स्टार होगा बेथोक्रोमिक शिफ्ट, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ केमिकल शिफ्ट नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन एक्सपेक्टेड इन प्रोटॉन NMR स्पीसीज ऑफ अ स्पेक्ट्रम ऑफ अल्फा पाइनिन। अल्फा पाइनिन का स्ट्रक्चर हमें गिवन है, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ सिग्नल्स बताने हैं प्रोटॉन के, याद रखना प्रोटॉन के बताने हैं ना कि कार्बन के। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या यहाँ पे कोई कायरल कार्बन या फिर प्रो कायरल कार्बन है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, एक तो यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है C, कार्बन क्वार्टनरी कार्बन है, इधर हमारे पास है CH2 ग्रुप है, ये हमारे पास होगा C जिसके साथ दो हमारे पास है मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। और एक इधर है हाइड्रोजन, यानी कि चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो ये कैसा होगा, कायरल कार्बन होगा। सिमिलर ये भी कैसा है, कायरल कार्बन, यहाँ पे क्या है, कायरल कार्बन प्रेजेंट है। और कायरल कार्बन से नेक्स्ट वाला कार्बन जिसपे प्रोटॉन लगे हैं वो हो जाएंगे यहाँ पे डायास्टीरियोप्रोटिक ट्रोपिक प्रोटॉन, सॉरी, यानी कि उनका केमिकल इन्वायरमेंट होगा नॉन इक्विवेलेंट, डिफरेंट सिग्नल देंगे, डिफरेंट सिग्नल देंगे, यानी कि इस कार्बन पे जो दो प्रोटॉन है ये दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इस कार्बन पे जो दो प्रोटॉन है वो भी कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, EF मान लीजिए, ठीक है। इनका इन्वायरमेंट सेम है, यानी कि तीनों प्रोटॉन एक ही सिग्नल देंगे। एक यहाँ पे प्रोटॉन है और यहाँ पे CH3 इन दोनों के क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्या होगा, कायरल से नेक्स्ट वाला कार्बन उस पे लगे प्रोटॉन भी क्या देंगे, डिफरेंट इन्वायरमेंट, क्योंकि कार्बन ही क्या देंगे, जो यदि हम बात करते हैं कार्बन की 13 कार्बन के नंबर से सिग्नल की, तो ये वाले दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट इन्वायरमेंट के होते हैं। तो यहाँ पे अब काउंट करेंगे कितने हमारे पास सिग्नल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
तो यहाँ पे हमारे पास है 10 नंबर ऑफ ए सिग्नल। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड दैट डिस्प्ले एंड IR की फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 2150 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये इनमें से कौन सा वो कंपाउंड है जिसकी ये वैल्यू होगी? देखो यहां पे हमारे पास है, एक तो है ये कार्बोनिल NH, ठीक है, यहाँ पे है N3, यहाँ पे भी क्या होगा, ये तो एस्टर है OMe, और ये होगा N डबल बॉन्ड N। तो सबसे पहले हम बात करें कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, तो इसकी कम से कम 1715 से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करें जैसे कि एल्डिहाइड की 1715 हो जाएगी, आगे हम बात करें कीटोन की थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, एस्टर की और ज़्यादा हो जाएगी। मैक्सिमम कहाँ से जाएगी? जो कार्बोनिल होते हैं हमारी कार्बोनिल वाले ग्रुप है, ये कहाँ तक जाएंगे? एक होता है हमारे पास एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड, एस्टर और एसिड क्लोराइड, यही होंगे। और मैक्सिमम होती है हमारी एसिड क्लोराइड की। ठीक है, एसिड क्लोराइड की होगी 1800 से ज़्यादा हो सकती है, या फिर 1780 से 1800 तक, ये वाली वैल्यू यहाँ पे हो सकती है, बट इसके इक्वल तो अभी भी नहीं हुई। और इन सब में सबसे ज़्यादा इसी की है एसिड क्लोराइड की, बाकी की तो इससे भी कम है। यानी कि जहाँ जहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड है, एस्टर की कितनी हो जाएगी 1735 के अप्रोक्स। ठीक है, क्योंकि ए साइक्लिक है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन होगी तो इसकी थोड़ी बहुत है, इससे कम ही होगी। अब यहाँ पे हम बात करें N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, इसकी कितनी होगी यहाँ पे N और डबल बॉन्ड N स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की हम बात करें तो इसकी होती है 1400 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स, ये वैल्यू होगी N डबल बॉन्ड N के लिए। अब हम बात करेंगे, ये रहा हमारे पास, तो इसकी भी नहीं होगी, तो आंसर तो सीधा सीधा ये है। बात करें हम एजाइड की N3 की कितनी होती है, तो N3 की होगी यहाँ पे हमारे पास 2100 से 2200 सेंटीमीटर इनवर्स के अप्रोक्स। ठीक है, ये वाली वैल्यू होगी, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। ये वाली वैल्यू और लिख लेना आप अपनी नोटबुक में, जहाँ पे आपने नहीं लिखी है, जो सारी वैल्यू लिखी थी ना वहाँ पे N डबल बॉन्ड N की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 1400 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, और ये वाली भी लिख सकते हैं, N जो एजाइड की होगी वो होगी इसके बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रोटोन एनेमा स्पेक्ट्रम ऑफ मेटरनल द 2 मिथाइल ग्रुप्स आर एक्सपेक्टेड टू डिस्प्ले सिग्नल एट। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर आना चाहिए। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर AL, यानी कि यहाँ पे कोई एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा। ठीक, CHO, CH3, CH3, और हमें मिथाइल ग्रुप की हमें ये वैल्यू बतानी है कितनी होगी। देखो अब यहाँ पे मिथाइल तो 2 ही है, बाकी कहीं पे आप मिथाइल नहीं दिख रहे होंगे। ठीक है, बाकी तो क्या है, CH2 है, यहाँ पे CH होगा, यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ पे भी CH होगा और ये भी CH होगा, तो सिर्फ CH3 ये 2 ही हैं, इन दोनों की हमें बात करनी है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है H और H, इधर CH2 CH2 और ये क्या है CH, यहाँ पे क्या होगा डबल बॉन्ड होगा, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड ना होके 1 2 3 हाँ CH होगा। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप होगा, इधर ये वाला ग्रुप है, इधर ये वाला है और ये है एक प्रोटॉन, ये होगा हमारा कायरल कार्बन, इधर ये वाला भी क्या होगा कायरल कार्बन। कायरल कार्बन से नेक्स्ट यानी कि ये वाला कार्बन, इस पे लगे दोनों मिथाइल ग्रुप, इनकी हम बात करनी है। अब ये दोनों मिथाइल ग्रुप होंगे, ये होंगे डाया स्टीरियोट्रोपिक कार्बन, यानी कि डिफरेंट सिग्नल देंगे, तो इनकी डेल्टा की वैल्यू भी सेम नहीं होगी और साथ में इनकी क्या होंगे स्प्लिटिंग भी डिफरेंट देंगे। अब यहाँ पे बात करें, ये है sp3 उसकी वैल्यू होती है कार्बन, डेल्टा की वैल्यू की बात करें हम
प्रोटॉन की बात करनी है ना कि कार्बन की, तो हो जाएगी 0.5 से 2 ppm, 0.5 से 2 ppm। देंगे क्या ये भी है, ये हमारे पास CH3 है और ये हमारे पास है CH3, दोनों डिफरेंट डिफरेंट नेचर के होंगे। बात करें हम तो ये देंगे हमें मिथाइल की, ये हमें देंगे सिंगलेट और सिंगलेट, ये देंगे सॉरी यहाँ पे इस वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे कोई भी प्रोटॉन नहीं है, कंफ्यूज मत होना। ये CH3 है, देखो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे कार्बन है, ये है CH3 और इधर इस पे इधर CH3 है। अब हमें मान लीजिए प्रोटॉन की बात करें हम, इनमें से कोई भी सबका ही, इनका तो इन्वायरमेंट सेम होगा और इन तीनों का इन्वायरमेंट सेम होगा, तो इसका हम नेबरिंग देखेंगे इस कार्बन पर लगे प्रोटॉन के साथ, बट यहाँ पे कोई प्रोटॉन नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 यहाँ पे जाएंगे तो हमें मिलेगी 4J, जो कि पॉसिबल नहीं होती है। तो यहाँ पे ये जो प्रोटॉन होंगे ये देंगे सिंगलेट और ये भी क्या देंगे सिंगलेट, यानी कि दोनों सिंगलेट देंगे, बट दोनों का इन्वायरमेंट डिफरेंट होगा, ये डिफरेंट होगा इसका इन्वायरमेंट, ये डिफरेंट होगा। क्लियर है? तो सिंगलेट सिंगलेट देंगे 3 3 प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन सिंगलेट, 3 प्रोटॉन सिंगलेट, ये वाला ही यहाँ पे होगा। यहाँ पे लिख रखा है 6 प्रोटॉन सिंगलेट, 6 प्रोटॉन सिंगलेट। वैल्यू की अलग बात है, वैल्यू देखो यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास 0.5 से 2, वो तो उनके बीच में ही आ रही है ये, बट यहाँ पे क्या है 6 प्रोटॉन सिंगलेट कैसे दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों का एनवायरनमेंट सेम है, तो 3 प्रोटॉन सिंगलेट देंगे, 3 प्रोटॉन सिंगलेट देंगे, तो ये वाला आंसर होगा हमारे पास। और इनकी वैल्यू भी 0.5 से 2 के बीच में है, ठीक है, तो आंसर होगा बी। तो ये थी हमारी आज की क्लास, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।